Hey, hi Babar, how are you? I'm fine, sir. आप सुनाए कैसे हैं? I'm just also fine, and thanks for asking. So, where are you properly जी सर from? चलेगी. Yeah, there is no issue. सर I'm basically from पाकिस्तान and city मुल्तान. शायद आपने सुना हो मुल्तान का नाम, तो मुल्तान से हूँ मैं सर. Okay. Hope so. It was a nice city. Yes सर बिल्कुल. और IT कर रहा हूँ मैं सर. ये लास्ट सेमेस्टर का मेरा लास्ट मंथ चल रहा है, तो इसके बाद फिर जॉब Okay. इंटर्नशिप के लिए क्या अप्लाई कोर्स कर करूँगा. रहे हैं आप अभी? IT कर रहा हूँ सर मैं. BS IT. बीएस आईटी कर रहे हैं. ओके, बीएस आईटी के अंदर अभी आपका लास्ट सेमेस्टर है. यस सर. ओके. तो लाइक अभी आप जॉब वगैरह के लिए सर्च कर रहे होंगे कि आपकी लाइक कॉलेज वगैरह में प्लेसमेंट्स वगैरह आएंगे. सर यहाँ हमारे कॉलेज में नहीं आते कोई कंपनी वगैरह प्लेसमेंट के लिए, तो खुद से अप्लाई करना पड़ता है फिर जॉब के लिए डिग्री के बाद. ओके. यार फिर मतलब कोर्स करने के बाद भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है ऐसा. यस सर. यहाँ यार ये यूनिवर्सिटी दिक्कत में है. या कॉलेज में नहीं आते ना वो कंपनी वाले. तो लाइक गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है? जी सर गवर्नमेंट कॉलेज है, मगर ये है कि ये हमारा ज़रा सिटी से थोड़ा दूर है, एक और डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे. यहाँ पे इतना ज़्यादा इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है. यहाँ कंपनीज बहुत कम आती हैं, बहुत कम. हाँ, बट लाइक जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ना, अगर आप वहां से पढ़े हो तो मतलब जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं. मतलब जिन्हें हम आईआईटी वगैरह यस कहते हैं सर. ये वो सब. तो अगर जब आगा हम वो इंटरव्यू सुन रहे होते हैं स्टूडेंट के, तो हम तो ख्वाहिश कर रहे होते हैं काश हमारे यहाँ भी ऐसा होता. वहाँ तो कॉलेज में कंपनीज आती हैं, इंटरव्यू लेती हैं, हाँ हाँ, देखती बिल्कुल हैं कि बिल्कुल, अगर वही हम वही. क्वालिफाई कुछ फिर. क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा हर भी कहीं सर ऐसा हो. वो सब जगह सबका अपना अपना होता है. पर ये है कि हाँ, लाइक मैं काफी सारे पाकिस्तानी डेवलपर्स के साथ में काम करता हूँ, मतलब फ्रीलांसिंग्स में. तो वो लोग क्या फ्रीलांसर्स हैं, तो क्या एक्चुअली हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो हम उनके नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते. इसलिए मैं आपको उनके बारे में बता नहीं सकता, पर वो लोग क्या एक्चुअली इंडिया के अंदर फ्रीलांसिंग करते हैं. और मेरे फ्रीलांसर के ऊपर भी काफी सारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान से हैं. और वो लोग मतलब फ्रीलांसर के ऊपर मुझसे कनेक्ट हो रखे हैं, तो मैं खुद उनसे काम भी लेता हूँ और कई बार उन्हें काम भी देता हूँ. तो मतलब इस तरीके से कनेक्टिविटी चलती रहती है. बट अभी आपसे पता चला कि वहाँ पे इतने लाइक इसका इशू रहता है कॉलेज के अंदर. यस. जी सर बहुत मतलब कम आता आप है. ही की कॉलेज में इशू है या फिर बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा होता है? बड़ी में भी ऐसा होता है सर. बस ये है कि जिसको कुछ आता हो काम वगैरह करना, ये हाँ हाँ. टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आईटी का बंदा जो खुद फिर लिंक्डइन पर या फिर कंपनी में जाकर या फिर जैसे रेफरेंस लेकर जाता है उधर इंटर्नशिप करता है, या अगर अच्छा काम होता है तो फिर वो जॉब लग जाती है उनकी फिर. अच्छा, तो अभी आपके यहाँ पर आप जिस सिटी में रहते हो वहाँ पे आईटी कंपनीज है? नो सर यहाँ एक तो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, मगर वहाँ काम मैंने नहीं किया, जॉब नहीं की. वैसे काम सर प्रोजेक्ट काफ़ी किए अलग अलग, बट मगर काम वहाँ नहीं किया क्योंकि स्टडी भी जानी थी. फिर ये इतने भी ज़्यादा इंस्टीट्यूट बड़े नहीं है कि वहाँ बंदा यहाँ जॉब कर सके. तो मतलब अब आपको आपका सिटी यानी घर छोड़ के कहीं मतलब दूसरी जगह जाना होगा जॉब के लिए ऐसा? यस सर. वैसे तो मैं घर से दूर हूँ सर, 80 किलोमीटर करीबन, क्योंकि यहाँ जहाँ रहता हूँ या हॉस्टल में रहता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ. फिर मगर जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा तो फिर लाहौर जाऊँगा जॉब के लिए. अच्छा, मतलब अभी भी आप माता पिता से दूर ही रहते हो ऐसा? यस सर. अरे यार, ये थोड़ा सा इशू रहता है कि यार मतलब बचपन से पहले पढ़ाई के चक्कर में दूर रहे और उसके बाद में काम के चक्कर में दूर रहो, तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ बनती है यस. हमारी वो पूरी नहीं हो पाती. जी सर. जैसे मेरा खुद का सीन है कि मेरा अभी बाहर की कंपनीज में जहां पर भी होता है, मैं जयपुर में रहता हूँ, राजस्थान, जयपुर, इंडिया में. तो यहाँ पे क्या है कि मेरी करंट कंपनी बहुत अच्छी है, मतलब अच्छा पे वे करती है. पर अगर मैं यहाँ से बाहर जाता तो मेरी सैलरी कम से कम ज्यादा नहीं तो 6-7 लाख रुपए और बढ़ जाती सालाना. मतलब मेरा जो पैकेज था उसमें 7-8 लाख रुपए और ऐड हो जाता, मतलब अच्छा पैकेज हो जाता और ज्यादा. पर वही है कि माँ बाप के साथ में कुछ यस. वो ड्यूटीज रह गई, तो वो भी पूरी करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे ही रुका हुआ. यस सर. चलो लेट स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था. मैंने आपका सीवी देखा है कि मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या आपको? जी सर. नहीं मतलब मैं अगर अपनी विंडो स्विच कर रहा हूँ तो ये दिख नहीं रही होगी ना आपको? जी ये नहीं दिख रही सर. जस्ट और सेकंड, देखो मैं मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे. एक चीज जो मैंने आपके यस. सीवी में नोटिस करी, तो आई होप सो कि मेरी स्क्रीन डोंट शो दिस अगेन. ओके. यस सर. तो ये आपका सीवी है. यस सर. यार ये आपने अच्छा नहीं बना रखा, देखो बुरा मत मानना, बट लिटरली यू यू शुड हैव टू वर्क ओवर दिस. मैं आपको सर गाइडेंस के सर मैं लिए ये
हाँ, देखो एक गाइडेंस के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा, दिस वन इज कैनवा, और लाइक ग्लोबली चलती है। तो आप इस वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे टेम्पलेट्स का सेक्शन होता है। तो यहाँ पर देखो मैं अपनी यूट्यूब की टेम्पलेट्स भी क्रिएट करता हूँ। और अभी जब मैं जॉब्स वगैरह ढूंढ रहा था, क्योंकि देखो आपको पता है हर साल अपना इंक्रीमेंट का टाइम आता है, तो उस टाइम पे आपको जॉब ढूंढनी ही पड़ती है कि बोले यार अगर अच्छा ऑप्शन मिल जाए तो ठीक, वरना जो कंपनी देगी उसमें रुकना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे देखो आप देखोगे कि आपको अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी व्हाट्सएप के ऊपर लिंक शेयर कर दूंगा, आप यहाँ पे जरूर देखना। अब इसका बेनिफिट क्या होता है आपको, आपने सुना होगा एटीएस के बारे में, सुना है एटीएस के बारे में? एटीएस के बारे में नहीं सुना है ना? तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात बता दूं कि देखो आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी कंट्री से हो, चाहे वो इंडिया हो, यूएसए हो, चाइना हो या पाकिस्तान हो, है ना, इस चीज का हमेशा रिफ्लेक्ट होता है कि जो बड़ी कंपनीज होती है उनमें अगर आपको जाना है, तो आपका जो रिज्यूमे होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एटीएस फ्रेंडली। एक ट्रैकिंग एप्लीकेशन है, आप क्या करते हो बड़ी कंपनी में अपना सीवी लगा देते हो। अब उन लोगों के पास में जो एचआर होते हैं वो हर सीवी खोल के नहीं देख सकते। तो आपके सीवी के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम एसईओ बोलते हैं, अगर आपने लारावेल में उसके बारे में सुना हो तो, Yes, sir. है ना? Yes, तो लारावेल में जैसे अपन एसईओ करते हैं तो एसईओ से वेबसाइट रैंक होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, द डेवलपर स्कूल डॉट इन की मेरी वेबसाइट है। अगर आप इसको कंट्रोल यू करके इंस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पे मैंने कुछ मेटा टैग्स वगैरह डाल रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरी वेबसाइट को यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एन करके द डेवलपर स्कूल डॉट इन, और एक सेकंड, ऐसे लिख के सर्च करते हो, तो मैं कहीं ना कहीं मतलब ये देखो अब फोर्थ नंबर के ऊपर ही मैं आ रहा हूँ। आपको मेरी फोर्थ नंबर पे वेबसाइट मिल जाएगी। अब गूगल के ऊपर मैं फोर्थ नंबर पे आ रहा हूँ, उसका रीजन क्या है कि मेरी जो वेबसाइट है उसका एसईओ अच्छा होगा। जस्ट अ सेकंड यार, पता नहीं ये टेम्पलेट कहाँ चलेगी। हाँ, तो इसी तरीके से जो अपना रिज्यूमे होता है ना उसका भी एसईओ होता है। जैसे आप लारावेल डेवलपर हो, तो मैं आपको अपना सीवी शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैंने लारावेल के लिए अपना एक सीवी बना रखा है। तो आप उस वाले रिज्यूम में अपना नाम, पता, एड्रेस, ईमेल वगैरह सब चीजें चेंज करना, और अपना लाइक एक्सपीरियंस ऐड कर देना। उससे फायदा होगा आपको कि अगर आप किसी भी कंपनी में उसको अप्लाई करोगे तो वहां से आपके पास कॉल्स ज्यादा आएंगे। क्योंकि सबसे जरूरी चीज है आपके पास में शेड्यूलिंग होना, कि कोई कंपनी आपको कॉल तो करे। तो एक बार अगर आपने अपने रिज्यूम वगैरह अच्छा बना लिया ना, शेड्यूलिंग हो गई, तो आपकी जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मैं खुद चाहता हूं कि यार अगर आप एक अच्छे पैकेज पे हो तो मुझे भी याद रखोगे और अपने मम्मी पापा के भी काम आओगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो खर्चा करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद लारावेल। ओके, yes. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक प्लीज लेट मी नो व्हाट इज लारावेल। लारावेल क्या है? Laravel सर एक PHP बेस्ड फ्रेमवर्क है जो MVC पैटर्न को फॉलो करता है, PHP बेस्ड। ओके, लारावेल का लेटेस्ट वर्जन अभी कौन सा चल रहा है? 11 सर। 11 चल रहा है। 11 के अंदर क्या नया है? सर मैंने बेसिकली 10 और 11 पे काम किया है, तो 10 और 11 में ये है कि 11 में तो काफ़ी सारे चेंजेस है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स तो काफ़ी चेंज हुआ है, और उसमें अब जैसे अब पहले हम 10 तक MySQL डेटाबेस यूज करते थे बाय डिफॉल्ट, अब इसमें डेटाबेस MySQL लाइक होगी। फिर उसके बाद ये हाउस के हमारे पास फाइल है, पहले वहाँ 4 फाइल होती थी, अब वहाँ 2 फाइल जिनमें एवल वर्जन के अंदर वो खत्म कर दिया, channels.py एंड API.py। इसी तरह फिर हमारे पास ऐड फोल्डर के अंदर पहले मिडिलवेयर का फोल्डर होता था, उसको खत्म कर दिया है। अगर हम उसको चाहते हैं दोबारा क्रिएट करना तो फिर उसके लिए हमें RT से भी कमांड रन करनी पड़ेगी। और भी चेंजेस आई, और हाँ इसमें सर एक मेथड आया है वंस था, और उसके बाद लारावेल रिवर्ब एक न्यू आया है टॉपिक इसमें, जो कि लारावेल का खुद का है। पहले हम वन टू वन कम्युनिकेशन के लिए वेब सॉकेट को यूज करते थे, अब हमने ये खुद अपना पैकेज बनाया। क्या नाम है इस पैकेज का? रिवर्ब सर। रिवर्क, ओके। इससे पहले लारावेल के अंदर पुशर हुआ करता था। पुशर के बारे में आपको कुछ आइडिया है? यस सर। पुशर क्या काम में आता है? इससे सर रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए या नोटिफिकेशन के लिए काम में आता है। रियल टाइम कम्युनिकेशन से आपका क्या मतलब है? जैसे सर हम अगर कोई चैट एप्लीकेशन ना रहे, तो जैसे अब इसका लारावेल का अपना एक पैकेज था 35, उसमें मैंने यूज़ किया था। तो जैसे हम यहाँ से एक बंदा टाइप करता है मैसेज, तो फौरन वहाँ से पेज रिफ्रेश किए बगैर ही वहाँ पर मैसेज आता है, फिर ऐसा वहाँ कैसे से हो चेक सकता करके है? ऐसा पॉसिबल कैसे है? मतलब आपने यहाँ से टाइप किया और दूसरी तरफ वो पहुंच गया मैसेज, तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये सर पुशर की हेल्प से, वो पुशर क्योंकि रियल टाइम हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है।
हाँ नहीं, पुशर ऐसा करता है, दैट वाज ओके, पर कैसे? मतलब लाइक आपको पता है कि मतलब बैकग्राउंड में ऐसा कुछ हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा ऐसा? क्योंकि आप इस वाले पीसी पे हो और आप दूसरा वाला बंदा दूसरे पीसी पे है, तो पीसी से निकल के कोई चीज बाहर जा रही है, तो देयर वाज समथिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। सो डू यू नो अबाउट दैट? नो सर, No, इसके no, बारे no, में no मुझे issue. नहीं Like पता that is सर। also already advanced topics. I just already asking like आपको पता है इस बारे में, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ फ्रेशर्स को ये नहीं पता होता कि पुशर क्या काम में आता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि आपने पुशर पे काम किया। So that's so nice actually with you कि आपको पुशर के बारे में पता है। ओके, लारावेल में ईएनवी एनक्रिप्शन क्या होता है? ENV फाइल सर, हाँ, ईएनवी एनक्रिप्शन। ENV इंक्रिप्शन के बारे में नहीं समझा। ENV फाइल, हाँ, ईएनवी फाइल क्या यूज में आती है? ENV फाइल में सर हमारी ये एप्लीकेशन की होती है, फिर डेटाबेस का सेटअप उसमें होता है, फिर जो हम मेल करते हैं उसका सेटअप हम करते हैं ENV फाइल के अंदर करते हैं। चलो आपके प्रोजेक्ट के अंदर ईएनवी फाइल नहीं है तो क्या होगा? तो सर हमें वो क्रिएट करनी पड़ेगी, या हमारे पास जैसे फाइल आप कोई प्रोजेक्ट हम गिटहब पे डालते हैं तो ENV फाइल नहीं होती, अब उसके लिए हम फिर उसको दोबारा क्रिएट करते हैं ENV फाइल। कैसे? सर वैसे तो जब जितने प्रोजेक्ट मैंने देखे उनमें ये अगर ENV फाइल नहीं होती तो फिर वहाँ ENV फाइल के साथ डॉट एग्जाम्पल इस तरह की एक्सटेंशन होती है, फिर उसको हम रीनेम कर देते हैं डॉट ENV से। और वो फाइल नहीं होगी तो फिर हमारे पास एप्लीकेशन की नहीं होगी, जिसकी वजह वो तो हमारे पास फिर एप्लीकेशन रन ही नहीं होती अगर वो ना हो। उसके बाद डेटाबेस का सेटअप भी हम नहीं कर सकते, उसी के अंदर होता है हमारा सारा ठीक है। डेटाबेस अब सेटअप ENV सपोज का। करो आपने गिटहब से ना ट्यूटोरियल डाउनलोड किया, उसके अंदर ईएनवी की फाइल नहीं थी, तो आप कैसे ईएनवी की फाइल क्रिएट करोगे? सर उसको मैं तो यही डेटा स्ट्रक्चर से वो कर लूँगा क्रिएट, राइट क्लिक करके डॉट ENV हाँ बट एक्सटेंशन लाइक के साथ। क्या होता है कि जब हम लोग गिटहब पे प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं तो ईएनवी और ईएनवी एग्जांपल दोनों फाइलें वहां से रिमूव कर देते हैं, है ना? दैट इज अ पार्ट ऑफ आल्सो ईएनवी यस। एन्क्रिप्शन, कि किसी के पास में हमारा सेंसिटिव डेटा ना लगे। अब मान लो मैंने कोई कोड यस। प्रोजेक्ट है ना, वहाँ पे पुश कर रखा है, आपके पास में उसका लिंक है, अब आपको उस प्रोजेक्ट को अपने फोल्डर में चलाना है, तो उसके लिए आपके पास ईएनवी फाइल का होना जरूरी है क्योंकि हमने उसको इंक्लूडिंग पाथ्स में डाल रखा है। तो तब आप क्या करोगे? इसका नहीं आइडिया सर, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट में देखे उनमें डॉट ENV फाइल एग्जांपल तो होती है लाजमी सर, हाँ, डॉट ENV नहीं एग्जाम्पल होती। फाइल का वैसे क्या यूज होता है डॉट ईएनवी एग्जाम्पल का? ये सर वो बस ऐसे एग्जांपल के तौर पर दे दी होती है मुझे लगता है। नहीं, एक्चुअली कोड में क्या होता है कि कुछ भी ऐसे ही नहीं होता, बस वहां पर मतलब लाइफ के अंदर मतलब जो आप कहते हैं ना हम लोग ये ऐसे ही हो गया, वो वहां नहीं होता, क्योंकि अगर आपने लिखा है तो ही होगा वहां। कोड की यही खास बात लगती है मुझे, और इसीलिए मुझे कोडिंग करना पसंद है कि वहां पर अगर कुछ लिखा हुआ है दैट मीन्स इट हैज सम वैल्यू, इट हैज सम मीनिंग। ओके, नो इश्यूज। यस सर। मिडिलवेयर्स क्या होता है? मिडलवेयर सर एक ब्रेज की तरह काम करता है जो कि HTTP रिक्वेस्ट को फीड करता है, जैसे किसकी हमारे तरह पास काम कोई करता है? मल्टी यूजर, एक ब्रिज की तरह सर, ब्रिज जो की। हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट आती है, HTTP रिक्वेस्ट आती है उसको फीड करता है। अगर हमारे पास मल्टी यूजर एप्लीकेशन है कोई, वो फिर चेक करता है कि हमारे पास कौन सा एडमिन यूजर आ रहा है, नॉर्मल यूजर आ रहा है, फिर कोई और यूजर जिसको हमने मल्टीपल रूम साइन किया है, वो चेक करता है, उसको हम उसके डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट करते हैं। तो सपोज करो एक मिडिलवेयर के बारे में आपने मुझे कह दिया कि एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट को फिल्टर करता है, दैट्स ओके। तो इसके अलावा मैं कहीं और मिडिलवेयर काम में नहीं ले सकता बिना एचटीटीपी रिक्वेस्ट को फिल्टर करने के लिए कुछ अलग चीज बनाकर? मतलब जरूरी है एचटीटीपी रिक्वेस्ट का होना? सर आइडिया नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज द जनरल टॉपिक्स। आई जस्ट वुड लाइक टू नो कि कितना अच्छा आपने प्रिपरेशन कर रखा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जितना आपको पता होगा टॉपिक्स के बारे में, आप खाली टाइम पे गूगल पे उन चीजों को कर पाओगे, क्योंकि लिटरली बस पता होना जरूरी है, बाकी तो सारी चीजें लाइक कहते हैं मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, चैट जीपीटी एंड ऑल। चैट जीपीटी के बारे में पता होगा आपको? यस सर। हाँ, तो फिर तो ज्यादा प्रिपरेशन करना बनता है। ओके, यस सर। राउट्स क्या होता है? राउट्स हमारे पास सर, राउट्स के अंदर यूआरएल डिफाइन करके अपनी वेबसाइट पे कि हमारे पास अगर इस हम राउट यूआरएल पे क्लिक करें तो फिर हमारे पास वेबसाइट पे कौन सा पेज होना चाहिए, या फिर हम राउट्स के अंदर ये भी डिफाइन करते हैं कि हमारा इस राउट पर क्लिक करने से कौन से कंट्रोल में जाएगी, फिर वहाँ से कौन सा हमारे पास मेथड और होगा,
हमारी वेबसाइट पे कौन सा पेज ओपन होगा, जो हमने लॉजिक लगाया होगा वो हमारे पेज पर शो होगा। रिवर्स राउटिंग क्या होती है? रिवर्स राउटिंग सर नहीं किया। ठीक है, नेम राउटिंग क्या होती है? नियम में ये है कि सर हमारे पास अगर यूआरएल बहुत बड़ा वेबसाइट का, तो हम यूआरएल नहीं यूज करना चाहते, उसके आगे हम एक नेम लगा देते हैं, उसके अंदर फिर अपना राउट डिफाइन करते हैं, सवाल हो सकता है या फिर हमारे जो वेब पेज है उससे मिलता जुलता नेम लगा देते हैं, जिससे हमें आसानी हो फिर हम उस राउट को यूज करने में। इसके अलावा उसका कोई और बेनिफिट? और सर नहीं ओके, याद आ रहा। तो कभी आपने एक राउट्स फाइल में देखा होगा हमको उनको एक मिडिलवेयर में ग्रुप कर देते हैं हम। यस सर। क्या होता है ये, इसको ग्रुप करने से क्या होता है? ग्रुप करने से ये होता है कि सर हमारे पास अब हमने एक मिडलवेयर अप्लाई किया है बहुत सारे राउट्स पर, तो उसमें जब हम ग्रुप करते हैं तो उस पर एक ही बार हमें मतलब मिडलवेयर अप्लाई करना पड़ता है। अगर हम ग्रुप ना करें तो हर फिर हमारे पास जो भी राउट होगा हर राउट के आगे लिखना पड़ेगा उस मिडलवेयर, और उसके अंदर उस मिडलवेयर की क्लास लगानी पड़ेगी। तो जब हम ग्रुप कर देते हैं तो एक ही ग्रुप के अंदर हमने जितने भी मिडल राउट्स पर वो मिडलवेयर अप्लाई करना होता है वो सारे राउट उसी राउट सॉरी ग्रुप में हम प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इसको ग्रुप करके मिडिलवेयर से क्या फायदा निकलता है उसका अपना? इससे ये है कि सर हमारे पास जो रिलेटेड राउट्स होते हैं जिन पर एक ही मिडलवेयर इम्प्लीमेंट करना होता है वो हमारे पास एक ही जगह आ जाते हैं। हाँ, बट लाइक उनको सिर्फ एक साथ रखने के लिए तो मिडिलवेयर काम में नहीं आएगा ना। आई वुड लाइक टू नो कि अगर राउट्स को हमने मिडिलवेयर से ग्रुप किया है तो उसका क्या फायदा होगा? उससे सर हमारा कोड कम होगा। हम अब अगर ग्रुप नहीं करेंगे तो फिर हमारे हर राउट के आगे हमने वो डिफाइन करना पड़ता है मिडलवेयर जो कि हमें लगाना होता ओके, वो है। इसमें दैट ये वाज एक ओके, बात दैट वाज रहेगा। ओके कि हमने एक बार किसी भी चीज को ऐसे ही हम कंट्रोलर्स भी ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक यूजर कंट्रोलर बनाया और उसके अंदर यूजर कंट्रोलर के जितने भी थे उसके अंदर हमने उनके राउट्स को डिफाइन कर दिया, तो वैसे हम वो करते हैं, दैट वाज ग्रुप। पर मिडिलवेयर यूज करने का क्या फायदा होता है उस फाइल के अंदर? वहां पे जैसे अपन ने लिखा मिडिलवेयर ग्रुप और उसके अंदर अपन ने 10 राउट डिफाइन कर दिए, तो क्या बेनिफिट है इसका? आई नो यू नो द आंसर, आपको आंसर पता है, बस एक बार दोबारा से सोचो मैंने पूछा क्या है। अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया था उसको एचटीटीपी फिल्टर करता है वो। यस सर, एचटीटीपी बेस पे फिल्टर करते हैं। तो आपके जब राउट्स को अगर आप मिडिलवेयर में कवर कर देते हो तो वो राउट्स क्या हो जाएंगे, अब सारे एचटीटीपी फिल्टर हो जाएंगे। मतलब जब भी वो राउट कॉल होगा उससे पहले उसके ऊपर एक पैरेंट लगा हुआ है, हु इज दैट? मिडिलवेयर। तो पहले मिडिलवेयर कॉल होगा और वो मिडिलवेयर अगर सारी चीजें रखता है, मतलब जो भी हमको, मतलब जो भी लॉजिक हमने मिडिलवेयर में इंप्लीमेंट कर रखा है, तो हम उस राउट को कॉल करेंगे, अदरवाइज ऊपर से ही भगा देंगे, बोले नहीं भाई नहीं है, जरूरी नहीं है। तो ओके, यस सर। सीएसआरएफ क्या होता है? सर ये हमारे पास अटैक से बचने के लिए सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम टोकन यूज करते हैं। किस टाइप के क्लास अटैक्स? साइट हमारे वेबसाइट पर सर कोई जैसे अटैक कोई फॉर्म के थ्रू हम डेटा सेंड कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, तो जो डाटा होते हैं वो उसमें फॉल्स कोड या फिर ऐसे कर देते कैसे? हैं हमारा डेटा पे। आपका पीसी है वो कैसे कर सकते हैं? आपने अपने कंप्यूटर से फॉर्म सबमिट किया है तो वो कैसे कर सकते हैं? तो सर जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं हमारी वेबसाइट लाइव होती है, फिर वो ये है कि हमारे पास जो भी डेटा हमारे पास जा रहा होता है तो उसको एक्सेस कर सकते हैं जो फॉर्म कैसे? सबमिट कर रहे हैं। आपने सबमिट किया आपकी आपकी वेबसाइट से किया है ना, वो वेबसाइट आपके पीसी पे ओपन थी, तो उस बीच में अटैकर्स कैसे कर सकते हैं ये काम? सर इसके बहुत सारे नेचर होते हैं। नहीं वो मेरे को पता है, दैट वाज देयर वर सो मेनी मेथड्स, पर मतलब एक्चुअली कभी लॉजिकली इस बारे में सोचा है कि अटैकर्स ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसका वन वर्ड में एक ही आंसर है, इसलिए पूछ रहा था। सर वो ये है कि हमारे पास ये जो हमारे पास सीएसआरएफ टोकन लगाते हैं, तो ये हमारे पास एक टोकन जनरेट कर देता है जो कि सिक्योर होता है। अगर वो हम ना इम्प्लीमेंट करें तो फिर हमारे पास जो डेटा मिलता है ये सिक्योर नहीं करता है। हाँ, पर सोच के देखो कि जो लाइक अटैकर है ना, उसने अगर ये पता कर लिया कि आपने फॉर्म सबमिट किया है और वो आपके फॉर्म को भी हैक कर सकता है, तो वो टोकन भी डाल सकता था। अगर उसने इतना ही कर लिया तो उसके लिए टोकन बनाना कौन सी बड़ी बात होगी? आई वुड लाइक टू नो द स्पेसिफिक रीजन ऑफ इट एक्चुअली, लाइक डोंट बी माइंड बट दैट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। आफ्टर चैट जीपीटी कोई भी काम कर सकता है, आपको भी पता है ना, कि जैसे अगर मैंने लिखा ये वाला फॉर्म क्रिएट करके दे दो, चैट जीपीटी से क्रिएट हो जाता है। बट डेवलपर की जरूरत कहाँ पे आती है? ही नोज व्हाई इट इज,
अगर हमें ये पता है ना कि ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, सो दैट्स वाई की डेवलपर की जरूरत है। अदरवाइज आपको पता है चैट जीपीटी, जेमिनी ऐसे टूल्स हैं जो हमारे काम तो कर ही देते हैं आजकल, देखा होगा यस आपने ना। तो आई बिलीव सो कि स्टार्टिंग से, अभी तो आपको वैसे स्टार्टिंग फेज है, पर जब आप 2-3 साल अपने डेवलपर फेज में कंप्लीट कर लोगे ना, तो आप लारावेल के बारे में कोई आपसे पूछे तो आपको पता हो। ये इसलिए होता है, मतलब एक नया लारावेल बना के रख सकता हूं मैं, ऐसा आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो उसके लिए यस थोड़े बेसिक क्वेश्चंस के साथ में भी ग्रो अप करो। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, लारावेल में कंपोजर का क्या यूज होता है, आप कुछ कह रहे थे? कंपोजर। जी सर, ये मैं कह रहा था कि पहले मेरा फर्स्ट इंटरव्यू जिसमें आइडिया नहीं था कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं इस नहीं चीज़ नहीं, के। बिल्कुल, मैं बिल्कुल हमेशा एडवांस क्वेश्चन ही पूछता हूँ, ये मेरी गंदी आदत है। मतलब अगर आप सर किसी इसमें और को इंटरव्यू देते तो उनका उनके सिंपल क्वेश्चन बता देता हूँ, व्हाट इज लारावेल, लारावेल क्या है, लारावेल कैसे काम करती है, डीबी से सेलेक्ट करके यूजर निकाल के दिखा दो, ठीक है, दो टेबल्स के बीच में ज्वाइन कैसे लगता है, सीएसआरएफ क्या है, सिंपल पूछते मिडलवेयर क्या है, राउट्स क्या है, कंट्रोलर क्या है, एमवीसी क्या होता है। ये 15-20 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। देन आपसे पूछ लेते हैं आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है क्या, लेटवेयर कॉन्स्ट में डिफरेंस पूछते हैं, दैट्स इनफ। पर हमें जॉब की प्रिपरेशन आज उस कंपनी में जाने के लिए नहीं करनी है, क्योंकि वो तो हमें 8-10 हजार देंगे। जिस कंपनी में आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो वो तो आपको 8-10 हजार देंगे, और वो ना आपका टारगेट है, और ना मैं चाहता कि आप उसको टारगेट मानो। मैं चाहता हूं कि जहां भी आप इंटरव्यू दो, इंटरव्यूअर को ये लगे कि यार ये बंदा तो 10 हजार में आने को तैयार है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो कम से कम 25-30 हजार डिफेंड मतलब डिपेंड करता है। वो स्प्रिट आपसे अगर किसी मतलब कंपनी को फील हो गई ना, तो वो कंपनी आपको फर्स्ट डे से एंथुजियास्टिक लगेगी। जैसे मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, तो मैं तो आईटी फील्ड का भी नहीं हूँ, मैं मैकेनिकल से इंजीनियर हूँ, यहाँ पे हमारे एनबीसी कंपनी है वहां पे था। फिर कोविड टाइम पे मैंने जॉब छोड़ दी, और उसके बाद में मैंने अपने कपड़े का काम स्टार्ट कर दिया। अब मेरा कपड़े का भी काम है, साथ में मैं डेवलपमेंट करता हूँ, तो मुझे लाइक ओवरऑल जो भी एक्सपीरियंस है उसमें, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने 5-7 दिन में एचटीएमएल सीखी, देन सीएसएस सीख ली, और मतलब 1 मंथ के अंदर मैंने लारावेल सीख के तैयार था मैं। पर जब मैं कोशिश कर रहा था तो मेरी कंपनी वालों को लगा, मतलब उन्होंने मेरे को पहले वर्डप्रेस पे डाला था, पर उनको लगा कि यार ये बंदा रोज पढ़ता है, रोज कोशिश करता है, इसको लारावेल पे डाल दो। और वो चीज मेरे साथ सबसे अच्छी हुई लाइफ में कि उन्होंने मुझे लारावेल पे डाल दिया, क्योंकि मेरे जो दोस्त वर्डप्रेस पे काम करते हैं उनसे मेरा पैकेज बहुत अच्छा है। तो ये चीज मैं चाहता हूं आपके साथ भी हो, सबके साथ होनी चाहिए, है ना। चलो, के कंपोजर क्या होता है? यस सर, कंपोजर हमारे पास एक टूल है जो कि हम यूज करते हैं। जैसे हमारे पास आपको एक फर्स्ट तो ये है कि प्रोजेक्ट हमने क्रिएट करना है, तो कंपोजर की मदद से करते हैं। इसी तरह और भी हमने पैकेज इंस्टॉल करने हैं तो कंपोजर की इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ कंपोजर के बारे में? कंपोजर ये है कि सर हमारे पास जितनी भी हमारे पास फाइल्स होती है कि कंपोजर जनरेटेड होती हैं, जितनी भी फाइल हम जनरेट करते हैं न्यू, या फिर हमारे पास कुछ पहले से लारावेल होती है, वो फिर मैनेज करती है जो हमारे पास है इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल। पर इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर तो कुछ ऑटो लोड्स की फाइल डिफाइन होती है, और वो ऑटो लोड्स की फाइल से सारे प्रोवाइडर्स कनेक्टेड होते हैं जो कर्नल डॉट पीएचपी के थ्रू आते हैं, जो कि आप मतलब जब लाइफ साइकिल हुक्स पढ़ोगे या लारावेल की लाइफ साइकिल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कैसे इंडेक्स डॉट पीएचपी सारी चीजों को दिखाने का काम करती है ना। बट दैट इज नॉट, मतलब मुझे ये पता करना है कि एक्चुअल में कंपोजर का क्या यूज है, कि हाँ भाई कंपोजर नहीं होगा तो ये नहीं होगा मतलब, और ये कंपोजर है तो हम ये कर सकते हैं। कंपोजर सर ये है कि हमारे पास बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया, पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास यूज होता है। जैसे लारावेल की एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए उसके लिए भी कंपोजर लाजमी है हमारे पास, उसको करते हैं हम, उसके हम से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अगर कंपोजर नहीं होगा तो? तो हम सर वो फाइल्स नहीं फिर उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। नहीं, पर रीजन, वो फाइल्स तो कहीं तो और मिल ही जाएगी मुझे। मतलब मान लो मेरे कोई दोस्त सर अब न्यू है ना, उनके पास मैंने एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके रख लिया कंपोजर से, ठीक है। अब मैंने दूसरी तरफ एक लारावेल का प्रोजेक्ट बनाया और सारा कोड कॉपी करके उसके वेंडर वगैरह की फाइलें उठा के उसमें डाल दी। कंपोजर मुझे वेंडर वगैरह इन सब चीजों में हेल्प कर रहा था ना, तो मैंने ये सारी चीजें उसमें डाल दी, तो क्या वो चल जाएगा? भाई कंपोजर का क्या यूज है, सिर्फ फाइल ला दे वो, इतना नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें कर सकता है कंपोजर। कंपोजर अगर सर हमारे पास ना हो तो लारावेल का प्रोजेक्ट हम इंस्टॉल नहीं कर सकते, ये है कि
सकते हो। हाँ, ये बात कहीं ना कहीं सच है, या फिर ये बात कहीं ना कहीं सच है, पूरी सच नहीं है। सर ये है कि जब हम प्रोजेक्ट अगर गिटहब से अभी से डाउनलोड करके उसको रन करने की कोशिश करते हैं, अगर हमारे पास कंपोजर कमांड हमने पहले रन कर लिया, अगर नहीं करते तो फिर वो प्रोजेक्ट मतलब रन ही नहीं होता। अगर फिर हमारे पास कंपोजर पहले से है बड़ी, हमारा तो प्रोजेक्ट जो वर्जन है वो लेटेस्ट, तो फिर हमें कंपोजर को अपडेट करना होता है। तो ये है कि लारावेल के साथ कंपोजर की लाजमी है। जैसे आपने बड़ी कंपनीज में जाओगे आप, तो वहां पे क्या होगा कि वो लोग कोड को क्या एक सर्वर के ऊपर मेंटेन करते हैं, और वो सारे सर्वर की एक आईपी होती है, सारे लोग उस आईपी पे काम करते हैं, ठीक है। अब उस आईपी में वो लोग क्या करते हैं, सर्वर का स्पेस बचाने के लिए कंपोजर किसी एक स्पेसिफिक जगह डाल देते हैं। तो आपके प्रोजेक्ट में कंपोजर नहीं होता एक्चुअली, वो सर्वर पे पड़ा होता है कंपोजर, और आपका प्रोजेक्ट बिना कंपोजर चल रहा होता है। सो जरूरी है कंपोजर, पर इसके अलावा उसकी और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो आप कंपोजर के थ्रू कर सकते हो। लाइक कंपोजर डंप ऑटोलोड एक कमांड होती है, इसका क्या यूज होता है? इसका आइडिया नहीं है सर इस कमांड। कोई दिक्कत नहीं है। कंपोजर अपडेट, ये तो सर हमारे पास कंपोजर का कोई हमारे पास ओल्ड वर्जन है, हम उसको जैसे हमारे पास कोई प्रोजेक्ट लारावेल 9 या 10 है, फिर हम उसको 11 में रन करना है, तो फिर हम उसको कंपोजर को अपडेट करते हैं ताकि हमारे पास जो कंपोजर का लेटेस्ट वर्जन है उसमें हम आ जाए। पर उससे कंपोजर अपडेट से ऐसा नहीं होता यार, उससे कुछ अलग होता है। कंपोजर अपडेट कंपोजर को अपडेट नहीं करता एक्चुअल में, कंपोजर के अंदर जो फाइल्स होती है उनको अपडेट करता है। क्योंकि आप जैसे एक वेबसाइट होती है, कंपोजर लिखते हो आप कंपोजर पे जाते हो, वहां से PHAR करके फाइल डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। वो अपन अपने डायरेक्टरी में रख देते हैं, वहां से लारावेल इंस्टॉल कर लेते हैं। पर उसके बाद में कभी देखना, आप एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दोगे तो आपसे एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, विच इज कंपोजर अपडेट, कंपोजर इंस्टॉल और कंपोजर डंप ऑटोलोड, ये क्या होता है? ये 3 क्वेश्चन मुझसे भी पूछे गए हैं अच्छी कंपनीज में, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जब हम जवाब देना होता है तो हमको ये समझना पड़ता है कि जो अलग अलग पैकेजेस अवेलेबल होते हैं हमारे पास में, जैसे स्ट्राइप का पैकेज है, स्ट्राइप के बारे में सुना है आपने? इट इज एन पेमेंट गेटवे। सर सुना यूज नहीं किया। हाँ, तो स्ट्राइप एक पेमेंट गेटवे है, ठीक है। तो अगर आपने स्ट्राइप का कोई वर्जन चेंज करना है या वो करना है, तो उनके लिए आपको कंपोजर के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ओल्डर डिपेंडेंसी आपके पास में पड़ी है और जो न्यूयर डिपेंडेंसी हमें चाहिए, उन दोनों में कुछ वर्जन का डिफरेंस है। तो स्ट्राइप ने कोड जब चेंज किया होगा तो क्या क्या होगा, अपने ओल्डर वर्जन को सेपरेट रखा होगा, न्यू वर्जन को सेपरेट रखा होगा। तो न्यू पे मूव करना है, जब आप कंपोजर अपडेट करोगे तो कंपोजर अपने वर्जन के हिसाब से आपके पास ले आएगा वो फाइल। पर अगर फिर भी नहीं मिली तो आप क्या करोगे, अपनी स्पेसिफिक फाइल का मतलब जो वर्जन आपको चाहिए वो अपनी कंपोजर फाइल में लिख दोगे, फिर कंपोजर अपडेट कर दोगे और वो फाइल आपके पास आ जाएगी। इसके अलावा ऑटो लोड्स की फाइल वगैरह जनरेट करने के लिए भी कंपोजर काम में आता है। तो एक बार इसके बारे में जरूर देखना आप, कंपोजर के बारे में, क्योंकि ये लारावेल का बेस है ना। Okay, so in Laravel, like basically, what I would like to say, what is controller actually? कंट्रोलर हमारे पास एप्लीकेशन के लॉजिक इसमें लिखते हैं हम अपना। जैसे हमारे पास आप एक राउट से हम जाते हैं पहले कंट्रोलर में, कंट्रोलर से फिर हमारे पास व्यू में जाते हैं। जैसे कि ये कंट्रोलर हमारे पास होता है, एप्लीकेशन के लॉजिक इसमें लिखते हैं हम कि कौन से रोड पर हम हैं और कौन से फिर कंट्रोलर के अंदर गए हैं, फिर वहाँ से हमने कौन से व्यू पर जाना है। कंट्रोलर के अंदर हम अपने मैसेज लिखते हैं या तो फिर कंट्रोलर एप्लीकेशन के कंट्रोलर लॉजिक। का यूज करना जरूरी है। यस सर। मतलब कंट्रोलर नहीं होगा तो आप लारावेल में कोड नहीं कर सकते ऐसा? कर सकते हैं सर कोड, जैसे हमारे पास बाई डिफॉल्ट होता है उसमें भी तो कंट्रोल जो नहीं होता है, हमारे पास एक राउट होता है उसमें हमारे व्यूज भी हम अपने शो करा रहे होते हैं। मगर यह है कि अगर हम कंट्रोलर बनाते हैं तो उसमें हमारे पास अपने एप्लीकेशन की फीचर बना रहते हैं, उसके कोड के अंदर फिर अपना जो वेब पेज का लॉजिक होता है उसमें लिखते हैं, फिर वहाँ से व्यू को फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, तो इट मींस कि like ये एक नेसेसरी आउटपुट नहीं है ऐसा? बस ऐसे ही तो है सर, एम से लिखा हुआ है मॉडल व्यू कंट्रोलर। नहीं, वो तो उन्होंने बनाया है ना एक्चुअली। जैसे PHP का आपने सुना होगा, PHP में कोई कंट्रोलर नहीं होता है ना। यस सर। तो इन लोगों ने PHP को यूज करके लारावेल बनाया है। सो दैट्स सो मीन जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो क्या है, जो इनिशियल PHP में है, और बाकी सब क्या है, मुंह माया। आप उनका यूज करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। जैसे ORM क्या होता है? जी सर, हमारे पास डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। ORM, क्वेरी बिल्डर है और वो आ रहा है हमारे पास। दोनों में डिफरेंस होता है ORM और क्वेरी बिल्डर में।
जैसे वो मैं बता रहा हूँ, वो हमारे पास दो मेथड्स हैं, ओआरएम और क्वेरी बिल्डर। तो और ओआरएम हमारे क्या पास होता है जो एक्चुअली? लॉरेबल में ओआरएम सर हमारे पास ये है कि इसमें हम अपने मॉडल डिफाइन करते हैं, फिर मॉडल के हमारे पास जो मॉडल होता है वो हमारे पास सिंगुलर होता है, और उसके इसके वजह से जो फिर हमारे पास डेटाबेस बनती है वो हमारे पास प्लूरल होती है। तो बेनिफिट ये क्या है हमारे पास ओआरएम का? लार्वल का एडवांस, ये सर बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू क्वेरी बिल्डर। फिर इसमें फास्ट हमारे होता पास है? नहीं, देखिए जो इनिशियल चीजें होती है ना एडवांस उन्हें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। जैसे अगर आज भी हम बात करें तो एसक्यूएल की क्वेरी सबसे ज्यादा फास्ट कहाँ चल सकती है? एसक्यूएल में ही। भाई मेरा तो खुद का मेथड है ना पर्सनल, तो एसक्यूएल में अपने आप में तेज चला सकता हूँ, तो क्वेरी बिल्डर से कनेक्ट करूंगा तो जल्दी कनेक्ट कर पाऊंगा। ओआरएम इनिशियल थोड़ा स्लो होता है, पर जब आप लाइक रिलेशंस वगैरह के थ्रू जाओगे तो ओआरएम फास्ट फास्ट हो जाता है, यस, क्योंकि जो इतने सारे और जॉइंस इसमें सर लगाते हैं हमारे ना। पास क्वेरीज भी बहुत शॉर्ट हो जाती हाँ, है, क्वेरीज बहुत शॉर्ट हो जाती है। तो लारावेल में कितना टाइप के और फिर रिलेशनशिप्स होते हैं? इस रिलेशनशिप काफी सारे, मगर मैंने सर 4-5 यूज किए, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, हैज मैनी, सॉरी, फिर बिलोंग्स टू, ठीक हैज है। वन टू, और ये सब बहुत बिलोंग्स टू, बहुत रिलेशनशिप में यूज किए मैंने। एक बिलोंग्स टू और जैसे हैज कि वन हम में क्या डिफरेंस होता है? हैज वन में ये होता है कि सर हमारे पास एक टेबल है जैसे यूजर की, और उसके एक ही मतलब उसको फिर एड्रेस हमारे पास है, तो हमारे पास ये है कि वन टू वन रिलेशनशिप हो गया। हैज वन मतलब वन रिलेशनशिप, और बिलोंग्स टू मतलब पूरा रिलेशन। अब हमने किस हमारे पास ये दो टेबल है, एक यूजर की है और एक उस एड्रेस की। अगर हमने एड्रेस की टेबल में से फाइंड करना तो फिर हम वहाँ से बिलोंग्स टू से अगर फाइंड करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, और यूजर की टेबल से फाइंड करें तो फिर हम हैज वन रिलेशनशिप हम यूज करेंगे। हाँ, पर ऐसा क्यों? लाइक बिलोंग्स टू और हैज वन दोनों काम में लेना जरूरी क्यों है? मैं एक भी तो काम में ले सकता हूँ। सर ये है कि अगर हम हैज वन रिलेशनशिप हमारे पास है, अगर हम अब उसी टेबल में से फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर हमारे पास बिलोंग्स मेथड ना होता तो फिर हमारे पास ये है कि जो हैज वन के अंदर यूजर की टेबल है उसका भी डेटा हमारे पास सारा आ रहा होता है, जो कि हमारे पास लोड करता है वेबसाइट पर। अगर हम बिलोंग्स को यूज करते हैं तो हम सिर्फ उस दूसरी टेबल का डेटा फाइंड कर सकते हैं। हाँ, पर लाइक सपोज करो मैं सिर्फ बिलोंग्स टू काम में लेना चाहता हूँ, हैज वन काम में नहीं लेना चाहता था। तो तब हमारे पास सर दूसरी यूजर की टेबल उसका डेटा हम नहीं हमारे पास आएगा, सिर्फ और एड्रेस वाली का आ जाएगा। जहाँ हम बिलोंग्स टू हम ले आएंगे। जी सर। इसके बारे में एक बार दोबारा देखना है ना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और क्या होता है कि जैसे आप देखोगे, जैसे एक यूजर मॉडल है और एक यूजर डिटेल मॉडल है, तो लगभग लोग क्या करते हैं, यूजर मॉडल में हैज वन लगा देते हैं और यूजर डिटेल मॉडल में क्या लगा देते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, जबकि उनको डिट्राइव करना होता है डेटा सिर्फ यूजर का। ठीक है, तो दैट्स सो ऑन की बिलोंग्स टू वहां पे जरूरी नहीं है। अब नाउ द बिलोंग्स टू इज द वाइस वर्सा एंड रिवर्सन एक्चुअली। तो वो क्या करता है हमारे पास में, विदाउट लाइक मेकिंग इन्वेंट्री, की वगैरह की जो डिपेंडेंसी होती है उनको क्रिएट ही नहीं करता, डायरेक्टली डेटा निकाल के ले आता है आपके पास में। तो वहां पे क्या होता है कि जो आपका क्वेरी फैच करने में जो टाइम लगा है वो आपका वो रेस्क्यू कर देता है। पर एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर मैंने हैज वन काम में ही नहीं लिया है ना, और दूसरी तरफ सिर्फ बिलोंग्स टू पड़ा है, तब क्या होगा? एक बार इसके बारे में चैट जीपीटी करना, और अगर आपको कुछ मिलता है तो दैट्स सो गुड, मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि सर मुझे इसके लिए ये मिला। सो दैट्स ओन कि मुझे भी लगेगा कि हाँ, हम लोग सही जगह टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं दोनों, है ना। ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, यस। सो व्हाट इज ब्लेड? ब्लेड सर हमारे पास PHP बेस्ड एक टेम्पलेटिंग इंजन है, इसके वजह से हम एक कन्वीनियंट और इजी वे में कोड कर सकते हैं, और हमारे पास कोड बहुत शॉर्ट वे में जब हमारे पास जैसे मतलब कोड PHP है, इसमें आप जब कोड लिखते हैं तो हमारे पास एक पहले पहले है कि PHP का सिंटैक्स लिखना लाजमी है। फिर हम अगर इसमें कुछ प्रिंट करना चाहते हैं इको की, मगर ब्लेड में ये नहीं है, बस ब्लेड हमारे पास कोड को बहुत शॉर्ट कर देता है और कन्वीनियंट वे में हम इसको लिख सकते हैं। और इसमें ये हम यूजेबल कंपोनेंट बना सकते हैं, जिनको फिर हम टेम्पलेट इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस हमारे पास जब एक क्लास है उसको हम अब दूसरी क्लास में हम उसको इनहेरिट कर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज या मेथड्स दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक ही क्लास में बनाकर दोबारा बार नहीं लिखेंगे, इससे हमारा कोड शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक इनहेरिटेंस का आप मुझे एग्जांपल दे सकते हो क्रिएट करके कि ऐसे इनहेरिटेंस क्रिएट होता है? यस।
तो आप एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करो। Yes. सर हो रही है सही से? या क्लिक ऑन डोंट शो दिस अगेन। सर मेरे पास नहीं आ रहा ऑप्शन ये। आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है इन्फिनिटी मिरर और डोंट शो दिस अगेन। हाँ ना ओके। तो एक कोई भी पीएचपी का ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर लो। हाँ सर वो VS कोड ओपन कर लिया है। ठीक है। सर यहाँ मैं जैसा न्यू फाइल बना रहा हूँ। आपने एक्चुअली क्या है कि जो एंटायर स्क्रीन शेयर नहीं किया है, आपने सिर्फ अपना वेब शो कर रखा है मुझे, तो क्या हो रहा है कि मैं आपकी फाइल्स जो आप क्रिएट कर रहे हो वो नहीं देख पा रहा। अब सर नजर नहीं आ रही? नहीं। ओह सॉरी जी सर, अब हो गई वैसे ही आपने की। अब सर हो रही है शेयर? हाँ ना ओके। जी सर मैंने एक फाइल बना ली, इसमें अब क्लास बना रहा हूँ मैं। यस सॉरी। एको के पास सेमी कॉलन।
सर अब जो मैंने अब क्लास ए में बनाया ये फंक्शन को, अगर ऑब्जेक्ट मैंने क्लास बी का बनाया है, तो जब मैंने बी क्लास के साथ इस मेथड को कॉल किया तो ये यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस है। दैट इज सो गुड यार, सो गुड एक्चुअली, है ना। मुझे लगता है कि 2-2 साल के एक्सपीरियंस वाले डेवलपर से भी करवाते हैं ना, तो वो लोग नहीं बता पाते अपने इनिशियल्स में। लिटरली मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया यार ये चीज देख के। सर ये तो मेरा अभी फर्स्ट वीडियो में बहुत कंफ्यूज हूँ सर। सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, वैसे मेरा बहुत काम किया है तो इसलिए कंफ्यूज हूँ, अगर मैं जवाब आपको सही नहीं दे पा रहा। नहीं, लिटरली लिटरली कोई इशू नहीं है, आपने जितना जवाब दिया वो भी बहुत अच्छे थे। एंड बाकी जैसे जैसे आप करते रहोगे तब तक अपने आप आदमी सीख ही जाता है, दैट वाज नो इश्यूज। ओके, एक और मेरा उसी के अंदर क्वेश्चन है आपका, एक बार अपनी उस फाइल पे जाना। अब इसके अंदर आप प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हो। जी सर। ओके, ठीक है। अब सर यहाँ से अगर मैं प्रॉपर्टी को अपनी कॉल करूँगा तो वो भी फिर मैं कर सकता हूँ। कैसे? इसको सर मैं ये क्यों नहीं करवाया, ये तो है। ये आ गई सर ठीक है, एक बार आप अपने कोड पे जाना। फंक्शन, हमारे पास ये फंक्शन। यस ठीक है। आपने इससे पहले वैर क्यों लिखा है? ये सर हमारे पास वेरिएबल को जब डिफाइन करते हैं हम उसको वेरिएबल वेरी कीवर्ड या कांस्टेंट लिखते हैं कुछ। ठीक है, एक बार इससे वैर रिमूव करना। अब चलाना है इसको। ठीक है, अब ये क्या एरर दे रहा है? ये सर क्या है कि फंक्शन कांस्टेंट कीवर्ड लिखो सर। अब वैर और कॉन्स्ट वगैरह तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में होते हैं, यस सर। तो ये आपको यहाँ पे यूज करने के लिए क्यों बोल रहा है? भाई जावास्क्रिप्ट में तो हमको लाइक पब्लिक प्रोटेक्टेड, हम लाइक एक्चुअली जो एक्सेस आइडेंटिफायर्स होते हैं हमारे, उनको हमको डिफाइन करना होता है। यस सर। ये सर मैंने तो यूज किए, वैसे वेर नहीं लिखता हूँ तो मैं नहीं लिखे, आज पता नहीं कैसे लिखा रहा है, इसलिए मैंने फिर वेर साथ लगा दिया है। नहीं, वैर लिखने से वो जो मॉड्यूल्स पे फर्क पड़ रहा है वो अलग चीज है ना, दैट इज डिफरेंट पार्ट। बट अगर हम वैर लिख के कर रहे हैं तो वो तो जावास्क्रिप्ट है। और अनदर थिंग, अब जो अभी हमने लाइक जो इनहेरिटेंस का एग्जांपल लिया है, इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, लाइक व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग कि हमने एक क्लास बना दी ऊपर और उसका फंक्शन नीचे कॉल कर लिया, है ना। यस सर। एक क्लास को दूसरी क्लास में कॉल किया, ये किया हमने। तो ठीक है, अब इस वाले यस फंक्शन सर। को अगर आप क्लास बी के अंदर कॉल करते तब, इस वाले सर वेरिएबल को सर। इस फंक्शन को जो आपका ऐड करके फंक्शन है, इस फंक्शन को हम क्लास बी के अंदर कॉल यस करेंगे सर। तब।
सर ये ऑलरेडी आ गया, जब हमने इसे स्टैंड किया तो इस बी का रिजल्ट बना के तो हमने इसको यहाँ पर प्रिंट कराया हुआ है। बी में आ गया वो ऐसा, पर नहीं मैं बी के अंदर यूज करना चाहता हूँ, देन मैं बी को जब कॉल करूंगा तब चल जाएगा वो। भाई कंट्रोलर में ऐसे ही तो होता है, एक मैंने बेस कंट्रोलर में कोई फंक्शन बनाया, देन मैंने उसको अपने यूजर कंट्रोलर में कॉल किया, फिर मैं उस फंक्शन को यूजर कंट्रोलर में कॉल करता हूँ, एक डॉलर दिस करके आता है। जैसे अब हमने यहाँ, जैसे अब ये क्लास में हमने इस फंक्शन का नाम ऐड लिया तो नीचे हम अगर बी में से यही फंक्शन यूज कर जाते हैं, मगर यहाँ पर हम ऑपरेशन को और परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल चल जाएगा सर। हाँ कैसे चलेगा? डॉलर दिस का नाम सुना, डॉलर दिस का? यस सर। हाँ तो उसको काम में लेना पड़ेगा ना मैं उसके लिए। यस क्लास एक्सटेंड होती है तो हम उसको डॉलर दिस करके उसके प्रोटोटाइप से कैच करते हैं। वो कोई नहीं, जब हम लाइक नेक्स्ट इंटरव्यू करेंगे आपका कभी, उस टाइम पे अपन उस पर बात करेंगे एंड देन उसके ऊपर एक रिसर्चर ले लेंगे कि क्या आपको उसमें और चेंज कर सकते थे, क्योंकि बहुत अच्छा पार्ट है। लाइक इनहेरिटेंस से आपके काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, विच इज कभी आपने ऊप्स के बारे में सुना है? यस सर। ऊप्स क्या होता है? सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जिसमें हम अपने बहुत सारे फीचर जैसे इनहेरिटेंस है, इस पे कोड हम शॉर्ट कर सकते हैं, इसी तरह फिर पॉलीमॉर्फिज्म है, एनकैप्सुलेशन है, और एक और होता ये है, चार कंसेप्ट होते हैं। एक कंसेप्ट और है, तीन बताया आपने। इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, इंटरफेस। इंटरफेस तो नहीं होता यार। जी जी सर, वो ये कंसेप्ट है। एब्स्ट्रैक्शन का नाम सुना? एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, यस सर एब्स्ट्रैक्शन और एब्स्ट्रैक्शन ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? वो सर हमारे पास ये है कि बहुत सारी चीज़ों एक चीज़ों को एक ही जगह लगाए जाते हैं, जैसे एक ही मतलब हमारे पास चीज़ है उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे हमारे पास अभी हम कार एग्जांपल ले लें तो एक कार के हम क्लास बना लेते हैं, उसमें फिर उससे ये है कि हमारे पास बहुत सारी कार और मॉडल जैसे आए डिफाइन करते हैं। लारावेल में क्यूज होती है, क्यूज के बारे में पता है आपको? सर वो उसके काम में क्या बस थोड़ी बहुत थ्योरी उसकी ओके, क्या होता है मतलब एक्चुअली थ्योरी के हिसाब से? हमारे पास हमारे डेटा पे एप्लीकेशन में लोड है, जैसे हम मेल सेंड कर रहे हैं किसी को तो हम ये है कि क्यों में उसको डाल देते हैं कि, और हम टाइम डिफाइन कर देते हैं कि इस टाइम के बाद एक मेल चला जाए इसके अंदर, जिससे ये होता है हमारी एप्लीकेशन पर लोड नहीं होता और ये काम सारा बैकएंड को हो रहा था। जब हम नॉर्मली एक मेल सेंड करते हैं पहले हमारा मेल जाता है, फिर हमें गूगल से शो होता है कि मेल चला गया, अब ये सारा काम हम बैकएंड पे कर रहे होते हैं, तो ये हमारे को फायदा होता है हमारे एप्लीकेशन पर लोड नहीं होता। ठीक है, आपको काफी सारे एडवांस कंसेप्ट ऑलरेडी पता है, तो एक बार क्यूज के बारे में जरूर देखना। ठीक है, वैसे मैं भी सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ क्यूज के ऊपर, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें होती है, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए। एंड ठीक है, एक चीज होती है शेड्यूलर, शेड्यूलर के बारे में पता है? शेड्यूल के बारे में पता है, ये कौन और क्यों के बारे में थोड़ा सा ये इसलिए कि आपने किसी सही पूछा था कंप्यूटर के बारे में, तो फिर मैंने कहा इसको देख लूंगा। ओके, मैं एक शेड्यूलर और क्यू जॉब्स के ऊपर वैसे भी आज वीडियो बनाने की सोच रहा था, पर मेरे पास एक दो इंटरव्यूज आ गए और फिर मेरी एक मीटिंग थी क्लाइंट से, तो मैं बना नहीं पाया। आप वो वीडियो जरूर देखना एंड देन सो कि आपको रियलाइज होगा कि लारावेल एक्चुअली क्या कर सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें बाकी सारे फ्रेमवर्क से हम करवा सकते हैं, पर बात ये है कि क्यों लारावेल। मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज में एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, वाई लारावेल, पर लोगों को लगता है कि वो क्वेश्चन सही नहीं है, पर मुझे लगता है वो जरूरी है, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि हम अपना फ्रेमवर्क क्यों काम में ले रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज पे काम कर रहे हो, मैं कोर पीएचपी पे भी कर सकता हूँ यार, मुझे लारावेल पे करने की क्या जरूरत है? तो लारावेल पे करने की क्या जरूरत है, ये पता होना चाहिए हमें कि लारावेल क्या कर सकता है ना। तो बाबा बहुत अच्छा लगा मुझे आज आपके साथ बात करके, एंड लिटरली आई सो फील ग्लैड कि यार आपको इतना अच्छा नॉलेज है चीजों का। एंड ब्रदर, जब भी आपको लगे कि यहाँ मुझे इशू आ रहा है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई एम ऑलवेज रेडी। जैसे कि आपने कहा कि हमारे पास आज आप पूरी रात है, कभी मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ। अगेन मैं भी रात भर जगा हुआ रहता हूँ, काम करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। जब भी आपको लगे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको जवाब जरूर दूंगा।
बिल्कुल। so much. कभी भी आपको किसी भी चीज के लिए जरूरत पड़े, कोडिंग में किसी भी चीज का कोड चाहिए या दिक्कत आ रही है, मुझे पिंग कर देना। ओके Yes, sir. ओके, अच्छा लगा आपसे यार बात करके, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. So much, sir. आप बहुत ही humble और kind बंदे हैं, sir. बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। Thank you, sir. Take care. टेक केयर।